Hello everyone. In this video, we will start chapter 8, Ashoka, the emperor who gave up the war. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस रूलर के बारे में जो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है। जो मौर्यन जो वंश है उससे उसका एक बहुत ही फेमस जो रूलर रहा है अशोका, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। ठीक है, अशोका ने किन कारणों से युद्ध का त्याग किया था, ठीक है, उसने किस लिए गिव अप किया था, इन सभी रीजंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर। ठीक है, एम्पायर क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता है। ठीक है, बड़ा किंगडम होता है। The lines that we see on our notes and coins have a long history। तो आपने देखा होगा आपके नोट्स या फिर जो आपके कॉइन्स हैं, ठीक है, उसने उसके अंदर आपको इस लॉयन का सिंबल देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये कॉइन्स और नोट्स के ऊपर ये जो लॉयन का सिंबल है, इसके होने का कारण क्या है? इसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। ठीक है, इसी इतिहास को, इसी हिस्ट्री को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दे वर कार्व्ड इन स्टोन। उसको स्टोन में कार्व किया गया था, तराशा गया था, और एक बहुत ही बड़े मैसिव स्टोन पिलर पे रखा गया था सारनाथ में। ठीक है, आपने चैप्टर 4 में इसके बारे में पढ़ा है, सारनाथ के बारे में। सो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिज हिस्ट्री एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस। तो अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका जो है वो हिस्ट्री के अंदर बहुत ही महान शासक रहा है। ठीक है, महान शासकों में से एक है, और उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश हैं, ठीक है, वो पिलर्स पे इंस्क्राइब किए गए हैं। पिलर्स मीन्स जो स्तंभ है, इंस्क्राइब किए गए हैं, मतलब वहाँ पे लिखे गए हैं जो उसके इंस्ट्रक्शन हैं। एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस, और उसके जो संदेश जो हैं वो पत्थरों के ऊपर भी लिखवाए गए हैं। So before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले भी इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा गया था, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि उसका जो किंगडम है, उसका एक राज्य जो है वो कैसे एक एम्पायर बना, एक साम्राज्य कैसे बना। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago। जो जिसको हम एम्पायर बोलते हैं अभी, ठीक है, जिसके ऊपर अशोका ने शासन किया, उसको फाउंड किया था उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा ने, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त was spotted by wise men named चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त का एक बुद्धिमान व्यक्ति था, एक मंत्री था जिसका नाम था चाणक्य। ठीक है, और उसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना राज्य बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की। उसी की नीतियों से, उसी के परामर्श से जो है राजा निर्णय लेता। So many of Chanakya's ideas were written down in book called अर्थशास्त्र। और जो चाणक्य के जो विचार हैं, जो आइडिया हैं,
वो एक बुक में लिखे गए हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो देखिए डायनेस्टी क्या है, क्या होती है डायनेस्टी, वंश क्या होता है। When members of same family become rulers one after another, कि भी एक ही परिवार के जो सदस्य हैं वो शासक बनते हैं, एक के बाद दूसरा, फिर उसके बाद अगला। द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी, तो उसी फैमिली को डायनेस्टी बोला जाता है। द मौर्यंस वर डायनेस्टी विद 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स, तो मौर्यंस डायनेस्टी के 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं। क्या चंद्रगुप्त, हमने जो पढ़ा अभी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जो बेटा है चंद्रगुप्त का बिंदुसार, और बिंदुसार का जो सन है अशोका। तो इन तीनों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है मौर्यन डायनेस्टी के अंदर। इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। देयर वर सेवरल सिटीज इन एम्पायर, हम देखेंगे नीचे, ठीक है, एम्पायर में बहुत सारे शहर थे जो नीचे मार्क किए गए हैं ब्लैक डॉट से। तो ये कौन से शहर थे, देखिए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है, ये मैप है। तो इन मैप में, इस मैप के अंदर जो मेनली जो ब्लैक डॉट्स हैं 3, तो मौर्य साम्राज्य के अंदर इन 3 शहरों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी रही है। तक्षशिला यहाँ है, ठीक है, पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे इधर बिहार के अंदर, और जो उज्जैन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 मेजर सिटीज रही हैं मौर्य डायनेस्टीज। सो तक्षशिला वाज ए गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का जो गेटवे जिसे बोला जाता था, ठीक है, जहाँ से दूसरे देश के लोग एंटर होते थे, तो वो था तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। उसके अलावा सेंट्रल एशिया बीसी के अंदर आता था। वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, जो उज्जैन है वो नॉर्थ से साउथ इंडिया के बीच में आता था, ठीक है, रूट था, एक तरीके से रास्ता था। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज, और जो व्यापारी थे या फिर ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स में जो अधिकारी थे राजा के, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के अंदर, या क्राफ्ट पर्सन्स थे, शिल्पकार थे, तो इन्हीं शहरों में रहे थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है, दूसरे एरियाज के अंदर गांव थे किसानों के, और जो हर्डर्स हैं, पशुपालक हैं, उनके। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. जो दूसरे एरियाज थे सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट थे, तो वहाँ पे फॉरेस्ट के लिए लोग जो है फॉरेस्ट से उन्हें जो भी मिलता उसको इकट्ठा करते और खाने के लिए हंटिंग करते एनिमल्स के लिए, एनिमल्स का। So people in different parts of the empire spoke different language, और अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ संस्कृति थी कि मौर्यन एम्पायर की जो भौगोलिक क्षेत्र है और जो संस्कृति है उसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं जो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम और भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन और जो पाटलिपुत्र है, ठीक है। तक्षशिला प्रेजेंट डे अभी पाकिस्तान के अंदर है, और पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे जो है बिहार में आता है, और उज्जैन जो है, ठीक है, सम पार्ट इज इन गुजरात और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आता है उज्जैन जो है। तो इनमें इन सभी जगहों का नाम याद रखना है। इसके अलावा जो कलिंग है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो साउथ वेस्टर्न स्टेट है। आगे देखिए,
तो लोग जो है अलग अलग भाषाएं बोलते थे मौर्यन साम्राज्य के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, अलग अलग उनकी संस्कृति थी। दे प्रोबेबली ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है, और अलग अलग तरह का भोजन करते थे, तरह तरह के अलग तरह के कपड़े पहनते थे, ठीक है, तो संस्कृति अलग थी। तो हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि ए वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एम्पायर, कि एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य राज्य क्या होता है, एक साम्राज्य होता है, एक एम्पायर होता है। तो एम्पायर जो है वो किंगडम से अलग कैसे होते हैं, देखिए इनमें कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं कि साम्राज्य एक राज्य से कैसे अलग रहता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, emperors need more resources than kingdoms because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies। सबसे पहला पॉइंट ये कि एम्परर्स को अपने साम्राज्य के लिए ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ज़्यादा संसाधन चाहिए, ठीक है, दूसरे राजाओं से, जो क्योंकि एम्पायर बड़ा होता है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी सेना की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके रख रखाव के लिए ज़्यादा सोर्सेज जो हैं उसके लिए लगेंगे। नेक्स्ट है, सो आल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स। इसके अलावा उनको ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहिए होंगे, अधिकारी चाहिए होंगे एम्परर्स को अपने एम्पायर के लिए, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये दो मेजर डिफरेंस थे एम्पायर और किंगडम में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूलिंग एन एम्पायर, ठीक है, एम्पायर के ऊपर कैसे शासन किया जाता था। देखिए, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, कि एम्पायर बड़ा होता था तो अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरीकों से, ठीक है, शासन किया गया। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, और जो पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था वो साम्राज्य की, मतलब जो मौर्यन जो डायनेस्टी उसका जो भी राजा होता, जो भी सम्राट होता, राजा नहीं, साम्राज्य का सम्राट होता, तो वो उसको कंट्रोल करता पाटलिपुत्र को, क्योंकि उसकी वो राजधानी थी। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, herders, craft persons and traders who lived in the villages and towns in the area। इसका मतलब ये था कि जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनको नियुक्त किया जाता टैक्स कलेक्ट करने के लिए। टैक्स किनसे कलेक्ट करते, फार्मर्स से, किसानों से, ठीक है, जो पशुपालक थे या फिर जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, जो गांव में या कस्बों में रहते उसी क्षेत्र के, ठीक है, पाटलिपुत्र के आसपास। सो ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु वर डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। उसके अलावा जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनका अधिकार रहता, यदि कोई सम्राट के शासक के ऑर्डर जो है, निर्देश, आदेश जो है उसको मानने से इनकार करता, तो उसको सज़ा देने का अधिकार भी उसी अधिकारी का होता जहाँ पे उसको नियुक्त किया गया है। मैनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, इन ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी, ठीक है, वेतन दिया जाता था। मैसेंजर्स वर सेंड टू एंड फ्रो। इसके अलावा जो मैसेंजर्स हैं, ठीक है, जो मैसेंजर मतलब अपना संदेश जो पहुंचाते हैं वो भेजे जाते थे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सरप्राइज्ड देम ऑल, ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। उनको सुपरवाइज कौन करता, एम्परर, ठीक है, जो सम्राट होता उनको निर्देश देता। और उसके अलावा हमने देखा कि जो ऑफिशियल्स होते वो उनके ऊपर स्पाइज मतलब जो जासूस हैं वो भी रखे जाते कि वो अपना काम जो है वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था अभी तक हमारा कुछ पार्ट जो हमने पढ़ा है, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।